सीज़न 2021 ऑफिशियली ओवर हो गया है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि उनके पास जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी इस सीज़न में एक ट्रॉफी जीतने की, वो यूरोपा लीग फाइनल डिफीट के साथ एंड हो चुकी है। सोल्शायर को अब एक और साल वेट करना होगा अपना पहला टाइटल उठाने के लिए एज यूनाइटेड मैनेजर, और अगर वो ऐसा अगले साल नहीं कर पाता है तो ऑब्वियस ही बात है यूनाइटेड फिर किसी और मैनेजर को देखना चाहेगी एज एज हिज रिप्लेसमेंट। तो इस सीज़न के अगर हम शुरू से लेकर एंड तक बात करें तो बहुत से पॉजिटिव्स थे, बहुत से नेगेटिव्स थे, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव जो देखने लायक था वो था यूनाइटेड का ट्रांसफ़र मार्केट में एक और बार फेल होना। लास्ट सीज़न पूरे ट्रांसफ़र विंडो ये आतंक चला कि भाई पूरे सोशल मीडिया पे न्यूज़ फैल चुकी थी सोच के सेंचो आएगा, 100% आएगा, लेकिन यूनाइटेड की कंजूसी और बकचोदी ट्रांसफ़र मार्केट में वो अब पिछले 8 साल से चलती आई है और वो आगे चलती रहेगी, क्योंकि एक चीज़ जो परमानेंट है और रहेगी वो है यूनाइटेड का ट्रांसफ़र को डिले करते रहना सीज़न के एंड, मतलब विंडो के एंड तक, और आखिरी में जाके होता क्या है कि वही प्लेयर को कोई दूसरी टीम उठा के ले जाती है। अब अगर इस विंडो की मैं बात करूं तो ये विंडो अभी इतने साल में सबसे क्रूशल विंडो है कि क्योंकि अभी यूनाइटेड वाकई में लग रही है कि नेक्स्ट सीज़न अगर क्वालिटी एडिशंस होते हैं स्क्वाड में तो वो सिटी, लिवरपूल, चेल्सी के साथ टाइटल के लिए फाइट कर सकती है। सॉरी आर्सेनल फैंस, मैं आर्सेनल का नाम इसलिए ले नहीं सकता क्योंकि आर्सेनल आसपास भी नहीं है अभी, और उनको तो अभी अपना मतलब स्वाभिमान बचाने के लिए टॉप 6 में अगली साल फिनिश करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर मैं बात करूं कि यूनाइटेड का अप्रोच क्या रहना चाहिए इस ट्रांसफर मार्केट में और कौन से वो प्लेयर्स हैं जो उन्हें पहले टारगेट करने चाहिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं ना, जिस तरह इनको ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो पहले इनको ऑफलोड करने पड़ेंगे प्लेयर्स, क्योंकि कल ESPN ने रिपोर्ट किया कि यूनाइटेड की नेट स्पेंड इस विंडो में 150 मिलियन होने वाली है। तो नेट स्पेंड का मतलब है कि 150 मिलियन वो ओवरऑल विद ऑल द प्रॉफिट खर्च करने वाले हैं, और प्रॉफिट का मतलब ये है कि आउटगोइंग्स होंगी। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आप मार्केट में उतर रहे हो तो आपको पहले तैयार रहना पड़ेगा कि आपको कौन से प्लेयर्स ऑफलोड करने हैं। तो आज हम उन्हीं प्लेयर्स से बात करने वाले हैं जिनको यूनाइटेड को ऑफलोड कर देना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि उनका वेज बिल बहुत ही ज़्यादा आसमान छू रहा है, और उसको अगर नीचे लेके आना है तो ऑब्वियस सी बात है यूनाइटेड को प्लेयर्स कम करने पड़ेंगे अपने स्क्वाड में से, क्योंकि अगर आपका मैनेजर उन प्लेयर्स को यूज़ नहीं कर रहा है तो बेंच में बैठा के पैसे देने का मतलब क्या बनता है भाई। इतना अगर पैसा है तो मैं अपना अकाउंट नंबर भेजे दे रहा हूँ और अपने फ्रेंड्स का भेजे दे रहा हूँ, सबके में एक लाख रुपए डालते रहो महीने के, मैं तो हफ्ते के भी नहीं मांग रहा। तो अब अगर सबसे पहला नाम मैं बात करूँ इस लिस्ट पे तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि रोमेरो क्लब छोड़ के जाना चाहता है, और ऑब्वियस सी बात है सीजन के एंड में वो जाएगा। तो 70K यूरोज अ वीक उसको अभी वेजेस मिल रहे हैं, जो कि फ्री हो जाएंगे यूनाइटेड के वेज स्ट्रक्चर से, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि देखो प्लेयर्स अगर आप कोई भी लेके आओगे तो उसको वेजेस जब देने पड़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका वेज स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी इतना हाई हो रखा है, ऑफ द चार्ट्स हो रखा है, वो और ज़्यादा आसमान छुएगा। तो उससे बचने के लिए आपको वो प्लेयर्स हटाने पड़ेंगे अपने स्क्वाड में से जो आप नहीं यूज़ करने वाले हो और जिनके साथ मैनेजर अपना फ्यूचर नहीं देख रहा है। लास्ट सीज़न हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी जो मतलब रोमेरो को सेल करने की, एवर्टन रेस में थी, एस्टन विला रेस में थी, और एक दो स्पेनिश क्लब्स भी थे जो कि ट्रैक कर रहे थे सिचुएशन, बट इस सीज़न के एंड में वो एज अ फ्री एजेंट वॉक करेगा। और देखते हैं फिर उसके बाद यूनाइटेड रिप्लेसमेंट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है कि टॉम हीटन को लेके आ रही है, और टॉम हीटन के वेजेस मुझे नहीं लगता वो इतने हाई रखेंगे। उसके बाद अगला प्लेयर जो लिस्ट पे है और जिसका जाना दोनों ही पार्टीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि देखो जेजे लिंगार्ड को अगर मैं अभी इस टाइम पे देख रहा हूँ तो वो अपने करियर के पीक पे है, और क्योंकि जब एक बंदा 28 का हो जाता है तो वो अपना बेस्ट फुटबॉल खेलना शुरू करता है। और जेजे लिंगार्ड जैसा प्लेयर जो कि अभी जो करंट सीज़न हमने ख़त्म किया था अभी लास्ट सीज़न, उसमें वेस्ट हैम का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था। वो प्रीमियर लीग में अगर जनवरी से बात करूँ मैं तो वो प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था। एक बार वो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीता है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई मतलब हवा में तो दे नहीं देगा उसको अवार्ड। तो अगर वेस्ट हैम में हम उसको सेल कर रहे हैं तो सबको पता है कि हम राइस की डील के साथ उसको करना चाहेंगे कंबाइन, और उसका राइस का जो प्राइस है जो कि वेस्ट हैम ने 90 मिलियन अभी उसके प्राइस टैग को रिवील किया है कि इससे नीचे हम नहीं बेचेंगे, तो हो सकता है हम उसके लिए यूज़ कर सके। लेकिन
वहीं दूसरी तरफ अगर हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं और CDM के लिए और बहुत ही कम प्राइस में, तो ऑब्वियस सी बात है यूनाइटेड उस प्लेयर के लिए जाएगी। लेकिन जेसी लिंगार्ड का अगर हम सेलिंग प्राइस देखें तो बेस्ट सेलिंग प्राइस इस वक्त पे क्या है? जेसी लिंगार्ड अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में है। उसके एज को अगर हम देखें तो वो अभी आराम से 3 से 4 साल दे सकता है, किसी भी क्लब में जाएगा और वो किसी भी सिस्टम में फिट हो सकता है, क्योंकि वो विंग पे भी खेल सकता है, वो एज ए नंबर 10 भी खेल सकता है और वेस्ट हैम में तो वो एज ए सेकंड स्ट्राइकर भी खेला है। तो इन सारी क्वालिटीज़ के बेसिस पे अगर मैं उसका प्राइस टैग रखना चाहूँगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं लिंगार्ड को लेस देन 30 मिलियन नहीं सेल करना चाहूँगा, क्योंकि वो अगर ब्रूनो नहीं होता तो हो सकता है वो अभी नंबर 10 में हमारे लिए खेल रहा होता। तो ऑब्वियस सी बात है 30 to 35 मिलियन वुड बी अ सेंसिबल प्राइस। और रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि डॉर्टमंड भी ट्रैक कर रही है लिंगार्ड की सिचुएशन, जो कि हमारे लिए सोने पे सुहागा हो सकता है कि अगर हम सेंचो को ला रहे हैं और ऑब्वियसली बात है लाना पड़ेगा हमें, तो लिंगार्ड की डील के लिए हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्लेयर जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स हैं, बहुत ही रेयर मैंने ओकेजन्स देखी है जहाँ इंग्लिश प्लेयर्स अपना होम एटमॉस्फेयर छोड़ के बाकी लीग में खेलने को जाने को तैयार होता है। हाँ, अगर लिंगार्ड डॉर्टमंड जाता है तो उसको चैंपियंस लीग फुटबॉल मिलेगी, लेकिन मेरे ख्याल में जेसे लिंगार्ड प्रीमियर लीग ज़्यादा प्रेफर करेगा और उसके पास अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट सीज़न यूरोपा में खेलने की। तो दोनों ही अगर डील होती हैं, कोई सी भी होगी, तो जेसे लिंगार्ड के लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसको वहाँ प्लेइंग टाइम मिलेगा, रेगुलर प्लेइंग टाइम मिलेगा और यूनाइटेड के लिए बहुत आसान हो जाएगा मतलब बाकी डील्स के लिए अप्रोच करना, क्योंकि 30 to 35 मिलियन अगर आपको मिल रहे हैं और आपका वेज स्ट्रक्चर से 100K यूरोज अ वीक कम हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और आप वो मनी कहीं और यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद अगला प्लेयर अगर मैं लिस्ट में बात करता हूँ तो आंद्रेस परेरा, वो प्लेयर जो कि अकेडमी ग्रेजुएट है और हर अकेडमी ग्रेजुएट ना आपको फर्स्ट टीम फुटबॉल में नहीं दिखेगा और दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहीं रूल नहीं है कि अगर आपकी अकेडमी से कोई प्लेयर ग्रेजुएट होकर आ रहा है तो आपको उसको खिलाना ही है। हाँ, यूनाइटेड की हिस्ट्री है कि 138 ईयर्स में लास्ट उन्होंने कभी भी बिना एक अकेडमी प्रोडक्ट लॉन्च किए कोई भी अपनी टीम नहीं उतारी है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस प्लेयर के पास क्वालिटी होनी चाहिए और मैनेजर को उस प्लेयर की नीड होनी चाहिए और अभी एट प्रेजेंट में मुझे नहीं लगता सोल्शायर को नीड है आंद्रेस परेरा की, क्योंकि वी हैव इनफ प्लेयर्स इन दैट एरिया जो कि उससे बेटर क्वालिटी रखते हैं। और अगर परेरा यहाँ रुकने का ट्राई कर भी रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि देखो उसके वेजेस भले ही कम हो 35K यूरोज अ वीक हो, लेकिन अगर आपको प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा है और आप एज के इस मतलब मुकाम पे, आप करियर के इस मुकाम पे आ चुके हो जहाँ आपको रेगुलर प्लेइंग टाइम की ज़रूरत है, भले ही आपको हर गेम डे 25 मिनट मिले लेकिन आपको मिले, और परेरा अगर यहाँ रहेगा तो उसको गारंटी है कि 5 मिनट भी नहीं मिलने वाले हैं। तो क्लब ब्रूज से बात चल रही है अभी और क्लब ब्रूज की एक और न्यूज़ है कि यूनाइटेड ट्राई कर रहा है क्लब ब्रूज को सिस्टर क्लब बनाने का। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे हमारे होम ग्रोन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी फर्स्ट टीम फुटबॉल खेलने की इन क्लब ब्रूज, क्योंकि सबको पता है ताहिद चोंग अभी वहीं खेल रहा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस सीज़न उसने, और वो इस सीज़न के विनर्स भी रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव लीग के। तो अगर आंद्रेस परेरा वहाँ जाने का ऑप्ट करता है तो हमें आसानी से 10 मिलियन के अराउंड मिल सकते हैं। अगर 8 से 10 मिलियन भी मिलेंगे आंद्रेस परेरा के तो मैं खुश हूँ यार। देखो, कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेटर है। उसके बाद सबसे बड़ा नाम है लिस्ट में, मतलब 2 नाम हैं, उनमें से किसी एक को अगर हम सेल कर देते हैं तो बहुत, हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट्स में आके मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने वाले हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम ऑफलोड कर सकते हैं पॉगबा या मार्शल में से किसी एक को तो हमें डेफिनेटली करना चाहिए। आई मीन पॉगबा इज करेंटली एट 290K अ वीक, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो ही इज़ डिमांडिंग सेम वेजेस एज दैट ऑफ डेविड डेहिया, दैट इज़ 375K यूरोज पर वीक, और दैट इज़ टू मच। लेकिन चलो मैं मान लूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ पॉगबा सिचुएशन के साथ कि भाई पॉगबा इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और अगर वो अपना फ्यूचर कमिट करने को तैयार है तो आई हैव नो इश्यूज़ विद हिम, ठीक है ना। भले ही वो 375K मांग रहा है, लेकिन अगर वो 4 साल में हमें 2 टाइटल जितवा देता है या ट्रॉफीज जितवा देता है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या मार्शल उस लेवल का प्लेयर है जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट सीज़न कवानी जाएगा तो हमें सेंटर फॉरवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और इस सीज़न हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं सेंटर फॉरवर्ड पे खेलने के लिए, ग्रीनवुड, मार्शल एंड कवानी। लेकिन यार मार्शल के वेजेस अगर आप देखो 250K अ वीक और परफॉर्मेंस वाइज वो मतलब उस लेवल का प्लेयर नहीं है। ब्रूनो इज़ एट 150K अ वीक, और अभी ब्रूनो का इम्प्रूव्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 200K अ वीक के रूमर्स हैं। तो अगर आपका बेस्ट प्लेयर इतने कम वेजेस पे है तो आपने किस बेसिस पे
मार्शल को इतने हाई वेजेस पे रख रखा है, और वो भी तब जब आपको वो रेगुलर गोल्स और असिस्ट की सप्लाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चलो मैं मान भी लेता हूँ कि गोल्स और असिस्ट के बेसिस में मैं स्ट्राइकर को एज ए नंबर 9 जज नहीं करूँ, लेकिन वर्क रेट भी तो शो होना चाहिए ना फील्ड पे। अभी अगर मैं बात करूँ कितने पॉसिबल डेस्टिनेशन हो सकते हैं मार्शल के लिए, कंसिडरिंग हिज वेजेस एंड ऑल, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि प्रीमियर लीग का कोई क्लब मार्शल को अफोर्ड कर पाएगा। इन केस अगर लेवी सेल करता है केन को, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, है ना, क्योंकि उन्होंने स्टेडियम बिल्ड किया, फिर लॉकडाउन लग गया, बकचोदियाँ हो गई, उनका बिल्कुल रेवेन्यू मैच डे जो आता था वो कट हो गया, प्लस उनको अपने मैच डे स्टाफ की सैलरी भी देनी पड़ रही है रेगुलरली, तो बहुत ही ज़्यादा लॉस में है अभी मतलब स्पर्स। लेकिन अगर वो केन को सेल कर लेते हैं और 120 मिलियन में जो उन्होंने प्राइस टैग सेट कर रखा है उस पर सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहेंगे। लेकिन क्या लेवी मार्शल को कंसिडर करेगा? सबको पता है कि लेवी इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ मार्शल, और 2 साल पहले जब जोसे मोरिनो यहाँ पे थे तो मतलब थे क्या यार, इतनी इज्जत दे रहा हूँ, हाँ भाई एक ट्रॉफी जितवाई तो इज्जत तो देनी पड़ेगी। जब जोसे यहाँ पे था तो लेवी ने बहुत ट्राई किया था मार्शल को स्पर्स में लाने का, और मोरिनो ने कुछ हद तक बेच भी दिया होता मार्शल को, क्योंकि उसके कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स थे जो उसको टीम में नहीं चाहिए थे, और मार्शल वॉज वन ऑफ द नेम ऑन द लिस्ट। तो मार्शल को जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो इतने हाई वेजेस ऑफर किए और उसने अपना बहुत ही लिक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब अगर लेवी अगर उसको वहाँ लेके जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो 250 के तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा मार्शल के, और मार्शल को पे कट देना पड़ेगा। और अभी क्योंकि वो यंग प्लेयर है, ठीक है ना, और ऑब्वियसली बात है यार कि अगर आप टीम स्विच कर रहे हो तो आप अपना पे कट पे तो राज़ी नहीं होगे जब आप अपनी एज पे पीक हिट करने वाले हो। तो और आपको पता है कि आप उस लायक हो। कभी कभी ये होता है ना यार कि एक टीम में जब एक प्लेयर होता है तो नहीं चल पाता उनका कॉम्बिनेशन, क्योंकि हर एक प्लेयर को एक ऐसी टीम चाहिए होती है जहां वो अपना बेस्ट गेम खेल पाए। आप अगर बहुत सारे प्लेयर्स की बात करो जो बड़े बड़े नाम लेके आए लेकिन यूनाइटेड में क्रम्बल कर गए, सबसे पहला नाम डी मारिया, फिर सैंचेज, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक अच्छा प्लेयर हर एक क्लब में अच्छा कर सके। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक प्लेयर्स बड़े क्लब्स में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन जब वो क्लब स्विच करते हैं तो वो अपना बेस्ट दिखा पाते हैं। और अगर हमें मार्शल के 40 से 45 या 50 तक मिल रहे हैं तो क्या बुराई है, हम उसकी जगह जैक ग्रिलिश को ला सकते हैं। ऑब्वियसली बात है यार कि जैक ग्रिलिश लास्ट 2 सीज़न में देखो तो प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मार्शल पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं ह्यूज मार्शल फैन, लेकिन मैं अपने टीम को पहले देखूंगा ना कि प्लेयर को पहले देखूंगा। मेरे लिए सक्सेस ज़्यादा ज़रूरी है, और एट द एंड ऑफ द डे ब्लेम फिर सोल्शायर पे ही आने वाला है घूम फिर के, और राइटली सो, क्योंकि देखो सोल्जर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता होनी चाहिए कि उसका विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है और उसको कौन से प्लेयर्स चाहिए हैं प्लेइंग 11 में, कौन से नहीं चाहिए। और जो प्लेयर्स आप बेंच पे नहीं मतलब रखना चाह रहे हो और जिनको आप मैच डे में यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, तो जस्ट सेल देम। व्हाट्स द नीड कि आप अपना वेज स्ट्रक्चर और ज़्यादा हाई करते जा रहे हो, बिल्कुल ये ऑफ द चार्ट्स हो चुका है जो, और उन प्लेयर्स को आप यूज़ भी नहीं करना चाहते, और वो भी उन प्लेयर्स की जिनकी इतनी हाई सैलरी है पर वीक। तो ये जो नाम है इन पे बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ेगा बोर्ड मेंबर्स को। और अगर मैटिच की डील जो रोमा के साथ अभी रूमर्स चल रहे हैं वो अगर मतलब फाइनलाइज हो जाती है तो काफ़ी ही सक्सेसफुल विंडो रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ ऑफलोडिंग प्लेयर्स। लेकिन मार्शल के लिए हाँ मैं कह सकता हूँ कि हाँ नहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन अब आखिरी नाम जो लिस्ट पे है वो है फिल जोन्स का। मतलब एक ऐसा प्लेयर यार जो पिछले 9 साल से यूनाइटेड के साथ जुड़ा हुआ है, और एक ऐसा प्लेयर जिसको सर एलेक्स फर्गसन ने डंकन एडवर्ड्स से कंपेयर किया था एक टाइम पे जब वो ब्लैकबर्न रोवर्स से यूनाइटेड में आया था। सर एलेक्स फर्गसन ने बोला था कि मतलब जोन्स के पास वो हर एक क्वालिटी है जो कि उसको एक कंप्लीट प्लेयर बना सकती है, और मतलब इंग्लैंड का ना सिर्फ यूनाइटेड का बल्कि इंग्लैंड का ऑल टाइम ग्रेट डिफेंडर बना सकती है। मतलब ये सोचो कि उस टाइम पे जब रियो फर्डिनांड, जॉन टेरी थे तब ये बात बोली गई थी। अनफॉर्चुनेटली फिल जोन्स अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं कर पाया, बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड रहने लगा, और पिछले 2 साल में आई गेस उसके केवल 4 मैचेस हैं। तो आप एक ऐसे प्लेयर को जो कि 70 के अब वीक आपके वेजेस पे है उसको आप डेफिनेटली ऑफलोड करना चाहोगे, क्योंकि अभी सबको पता है बाई ने एक्सटेंशन साइन किया है, टॉन्जे भी है क्लब के साथ, महंगी अकेडमी से आ रहा है जो कि बहुत अच्छा है, और लिंडलॉफ और मैग्वायर ऑलरेडी हैं, और यूनाइटेड आर लुकिंग टू साइन अ न्यू सेंटर बैक। तो इतने सारे सेंटर बैक सिचुएशन में हम जोन्स को कहाँ फिट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जोन्स को एक अच्छा क्लब देखकर प्रीमियर लीग में ही
सेल करना चाहिए, क्योंकि देखो यार उस बंदे को प्लेइंग टाइम चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि वो अभी सोचो जब वो पिछले 9 साल से हमारे साथ है फिर भी वो अभी 28 साल का हुआ है, तो इतनी यंग एज से यूनाइटेड के साथ जुड़ा रहा वो, और अभी भी वो अपने उस एज पे जहाँ वो पीक हिट करेगा। और देखो यार अगर वो फिट रहता तो मेरे मायने में वो यूनाइटेड के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था, क्योंकि सबको याद होगा मोरिनो का वो सीज़न जहाँ स्मॉलिंग और जोन्स ने मतलब जब सीज़न शुरू हुआ था तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जैसे जैसे सीज़न प्रोग्रेस करता गया जोन्स की इंजरीज बढ़ती चली गई और वहाँ से वो फेड अवे होता चला गया। और अंडर सोल्शायर मुझे नहीं लगता जोन्स को चांस मिलने वाले हैं, तो अगर हम जोन्स के 15 से 20 मिलियन ले सकते हैं तो डेफिनेटली हमें सेल करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे पैसे से इतने सारे वेज स्ट्रक्चर से हमें बहुत कम से कम हम 60 मिलियन का प्रॉफिट कर पाएंगे। और 60 से अगर 70 मिलियन अगर हम मार्शल को सेल नहीं कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मार्शल को हटा के मैं बात करूँ, अगर मार्शल को सेल करेंगे तो वी कैन हैव अ सेल अमाउंट ऑफ अराउंड 90 to 100 मिलियन। तो वो 150 मिलियन जो नेट स्पेंड है वो ये माइनस कर गया। तो आई गेस ग्लेजर्स ने बोल रखा है कि तुमको 200 से ज़्यादा का हम 200 मिलियन से ज़्यादा का हम तुम्हें ट्रांसफ़र अमाउंट तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। अब ट्रांसफ़र टारगेट्स तुम्हारे क्या रहने चाहिए वो सोल्शायर को डिसाइड करना पड़ेगा और बोर्ड को वो डील सैंक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने साल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड ने फाइनली मतलब फुटबॉल के अगर मैं एरिया में बात करूँ तो बहुत हद तक क्लोज डाउन किया है अपनी बाकी सारी टीम्स जो कॉम्पिटिटिव हैं उनके साथ। अगर लिवरपूल की बात करूँ या चेल्सी की बात करूँ या मैं सिटी की बात करूँ, और अगर यूनाइटेड की ये विंडो एक और बड़ा फेलियर लेके आती है यूनाइटेड के लिए, तो यूनाइटेड को अगले साल फिर वही रोना मचाना पड़ेगा। और यूनाइटेड फैंस इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हैं कि वो सारा का सारा ब्लेम मैनेजर पे थोप देंगे। मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गेम वीक में यूनाइटेड को परफॉर्म करवाए, टेक्टिकली इम्प्रूव करे टीम को। और फाइनल में ये चीज़ देखने को मिली कि टेक्टिकली हम काफ़ी ज़्यादा वीक थे, क्योंकि सबको पता है, मैंने अपने पॉडकास्ट में भी ये चीज़ बोली थी कि विलेरियल थ्रू आउट द गेम पीछे बैठने वाली है, और कहीं ना कहीं सोल्शायर उसके लिए रेडी नहीं था। उसने जो भी सोचा, पोजेशन 60% रहा, लेकिन चांसेस हमारे क्लियर कट चांसेस 3 ही बने, तो ये दिखाता है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो अगर यूनाइटेड को नेक्स्ट सीज़न इम्प्रूव करना है तो ये कुछ नाम हैं जो यूनाइटेड को अपनी ट्रांसफ़र लिस्ट में डालने पड़ेंगे और अपलोड करने पड़ेंगे।